हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है। हमारे पास पड़ोस में जो विद्यालय हैं उनमें जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं में गणित का पेपर हुआ है उसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। और पेपर का पैटर्न काफ़ी बदला हुआ है, पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या है इसका पेपर। पहले तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 1 से 20 तक के ओआरएम सेट में भरने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, और इनके प्रश्नों की संख्या है 20। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं भैया यहाँ पे। तो सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से इस वीडियो में हल करवाने वाले हैं। खाली बहुविकल्पीय प्रश्न ही इस वीडियो में रहेंगे। खंड ख जो शुरू हो जाता है आपके 1 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों का, अति लघुत्तरीय प्रश्नों का। इसमें 4 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिल जाते हैं, और इन चारों प्रश्न के बाद तीसरा आ जाता है प्रश्न जिसमें 4 खंड होते हैं 2-2 नंबर के। फिर चौथा आ जाता है जिसमें 4 खंड होते हैं 2-2 नंबर के। फिर पांचवा है जिसमें 4 खंड होते हैं 4-4 नंबर के। और छठवें में भी 4-4 नंबर के 4 प्रश्न हैं। सातवें में भी 4-4 नंबर के 4 प्रश्न हैं। और आठवें में आ जाते हैं जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6-6 नंबर के टोटल 4 प्रश्न हैं, जिसमें से 2 प्रश्न करने रहते हैं। पहले का दोनों में से कोई एक, अर्थात आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, या फिर आगे बढ़ जाते हैं तो इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा पेपर समाप्त होता है। पिछली बार वाले की तरह से थोड़ा सा डिफरेंस तो लग रहा है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन किस उद्देश्य से ये तो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। या फिर ये देखिए, हो सकता है ये छमाही प्रश्नों में हो, पर सालाना प्रश्नों में या वार्षिक प्रश्नों में ये रहेंगे कि नहीं बहुविकल्पीय प्रश्न, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी विशेष है नहीं। खैर, जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपको यहाँ से बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी चलते हैं इस बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है कि यदि x² - 9 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रश्न रहने वाला है। ये जो प्रश्न है आपके एक द्विघात बहुपद का तो है ही, पर देखेंगे कैसे किया जाएगा। तो आपके पास x² है -1/9 बराबर 0 है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने इस 1/9 को उस पार भेज देंगे, तो यानी x² बराबर आपको देखने को मिल जाएगा 1/9, वो भी धनात्मक प्लस में मिल जाएगा। ओके, जब ये प्लस में मिल गया है तो आप यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो आप x बराबर कह देंगे कि इधर √1/9 है, पर आप जानते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह आ ही जाता है कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे x का मान निकालेंगे, जो प्लस माइनस पड़ा रहेगा। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि आपका ये उत्तर मिल चुका है कि x बराबर ±1/3। तो विकल्पों में अगर आकर के आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सी वाला विकल्प है ये आपका सही हो रहा है। तो यही आपका आंसर है, इसी को आप आंसर के रूप में लिखेंगे। अच्छा, इस प्रश्न को हल करने के और भी तरीके होते हैं, पर क्या ही बात की जाए, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, और भी तरीके से हल किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। ये जो भी विधि बता रहे हैं हम आपको, बहुत धीमी विधि है, मतलब समझने लिखने के स्तर से और समझाने के स्तर से। लेकिन जब कोई प्रश्न करता है और उसको प्रश्न आ रहा होता है तो वो काफ़ी तेज़ी के साथ करता है, और वो ये नहीं देखता है कि ये सॉल्व करना है कि नहीं। वो सीधे सीधे ये कहता है कि 9 दिखाई दे रहा है, 9 को वर्गमूल केवल 3 होता है, और ये 3 लगा करके ख़त्म कर देता है बात को। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा समय नहीं लेता है कि आप इसमें इतना सब कुछ किया जाए, मतलब ज़्यादा कुछ सोचा जाए। तो हल करने की अलग अलग टेक्निक होती है प्रश्नों को, जैसे कि दूसरे वाले प्रश्न में। हालांकि ये भारी प्रश्न दिखाई दे रहा है, पर मैं पहले इसको भारी बताऊंगा फिर हल्का बता दूंगा। चलिए देखेंगे कि कहा क्या है कि x अक्ष से एक बिंदु की आपको दूरी तय करनी है, मतलब बतानी है। ये बिंदु है 2,3। इसके लिए आपको ग्राफ कार्तीय तल बनाना होगा। अब कार्तीय तल बनाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए हमें, तो इस मटेरियल को थोड़ा सा यहाँ से दूर हटाना होगा। चल भाई हट जा। अब आ जाते हैं, x अक्ष से इस बिंदु की दूरी होगी, तो उसके लिए हमको कार्तीय तल बनाना है। तो कार्तीय तल बनाने का अभ्यास करते हैं। ये रहा कार्तीय तल हमारा बन चुका है। इधर x हो गया, इधर x डैश हो गया, इधर y हो गया, इधर y डैश हो गया। अब यहाँ पे बिंदुओं को दर्शाया जाना चाहिए, लेकिन दर्शा दिया जाए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा हो गया। यहाँ पे 1, 2 ये माइनस में हो गया।
+1 की बात कर लेते हैं, 2 की बात कर लेते हैं, 3 की बात कर लेते हैं, -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया। यहाँ पे ऊपर की ओर जानते हैं कि क्या दिखाना है। इसे थोड़ा सा और सीधा बनाना चाहिए था मुझे, ठीक है, इरेज करके कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा सीधा बन जाए। पैर, हाथ, ये हाथों का काम है भैया। इतने सुंदर तो आप हैं नहीं कि आप सुंदर बना लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, पटरी के सहायता से हम बना नहीं रहे हैं। खैर, ये तो आपको दिखाई देगा कार्तीय तल, और यहाँ पे अगर बिंदु को दर्शाना है तो 2,3, ठीक है। ये वाई यहाँ पे बहुत गंदगी फैला रहा है, इसको ऊपर भेज दो। यहाँ पे 2,3 की अगर बात करेंगे, देखिए भैया एक्स पे आप 2 जा चुके हैं और वाई पे आप 3 जाएंगे, तब आप यहाँ पे कहीं पाएंगे 2,3, ये आपका बिंदु हो गया। और अगर इस बिंदु की एक्स अच्छे से दूरी की बात कर लेते हैं भैया, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है आपकी एक्स अच्छे से दूरी हो जाती है। और आप यहाँ से यहाँ तक जाते हुए कितने खाने ऊपर गए थे, 1, 2 और 3, तो यही आपकी एक्स अच्छे से दूरी है। अगर आपसे एक्स अच्छे से दूरी पूछा जाए तो आप वाई वाली गिनती उत्तर के रूप में बताएंगे, और अगर आपसे वाई अच्छे से दूरी पूछी जाए, ठीक है, तो आप एक्स वाली वैल्यू उत्तर के रूप में बताएंगे। ऐसा मैं ट्रिक बता सकता हूँ, मतलब कह सकता हूँ कि यही आपकी ट्रिक होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी आपको से एक्स अक्ष के बारे में पूछा जाए तो वाई वाली वैल्यू आपकी, एक्स अच्छे से दूरी पूछा जाए तो वाई वाली वैल्यू जो आपकी 3 दिखाई दे रहे हैं, ये आपका सही जवाब होती है। चलिए भाई, ये बातें ख़त्म हो गई। प्रश्न संख्या 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में दिखाई दे रहा है, ये अपने पास समीकरण निकाय हैं। 2 समीकरण निकाय तो आपको देखने को मिल रहा है। इसमें कौन सा हल होगा, हल का प्रकार आपको बताना है, हल का प्रकार। तो अच्छी बात है, चलिए वो भी ट्राई करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा फील्डिंग क्लियर कर देते हैं, ठीक है भैया। चलो, तो जो समीकरण है उनको पहले लिख लेते हैं। समीकरण आपके पास क्या है, आपके पास समीकरण जो हैं वो हैं 2x + 3y और बराबर है 7, 6x + 5y, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे, और बराबर है 11। तो ये लिख लिया हमने। ओके, तो अब क्या करना है, केस में देखना है, केस में क्या है भाई कि कोई हल नहीं है, कि अद्वितीय हल है, 3 हल हैं, अनंततः अनेक हल हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर पाएंगे जब यहाँ पे हम तुलना कर पाएंगे। किसकी, हम अगर तुलना कर पाएंगे कि A1/A2 कितना होगा। तो बच्चे देखो, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 2, वो A1 है, यहाँ पे जो 6 दिखाई दे रहा है A2 है। तो हम 2/6 करते हैं और यहाँ पे 1 कट जा रहा है, और जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सा बात है, कटना ही चाहिए था। और अगर आप यहाँ पे काटते हैं, 2 1 कम 2, तो 2 3 6 मिल जाता है, यानी कि आपको 1/3 देखने को मिल जाता है। साथ ही अब हम यहाँ पे B1/B2 भी चेक करेंगे, पर उसके लिए नीचे वाली लाइन पे आते हैं। तो हम यहाँ पे B1/B2 चेक करना चाहते हैं। B1/B2 के लिए आप देख सकते हैं कि जो B1 है वो कितना है। B1 है 3 और B2 है 5, तो इसमें कुछ करने वाला नहीं है। A1/A2 बराबर 1/3 मिला है, B1/B2 बराबर 3/4 मिला है, 3/5 मिला है। अब ये कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और ये वाली स्थिति आपको कहलाती है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी हैं ये रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं, और जिस बिंदु पर काटती हैं उनका वही हल होता है। और आप कह सकते हैं कि इसका केवल एक हल है, तो आप ऐसा कह सकते हैं। और अगर आप विकल्पों के पास आ जाएं तो केवल एक हल वाली जो संभावना होती है, हो सकता है आप इसे ना पहचान पाएँ, लेकिन एक अद्वितीय हल को ही, इसी को कहा जाता है केवल एक हल, ठीक है, आपको ये पहचानना होगा। तो जब तीसरे प्रश्न का आपको उत्तर मिल चुका है, तो चलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए, बढ़िया काम है। चौथे प्रश्न के बाद आ चुकी हैं।
चौथे प्रश्न में कहा गया है दो संख्याएं ए और बी, इनका मासा 5 दिया गया है और इनका लासा 200 दिया है, तब ए और बी का गुणनफल याद करना है। तो भैया इसके लिए आपको जो याद करना चाहिए सूत्र वो ये होता है कि पहली संख्या, ठीक है, गुणते दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर आपका लासा और गुणते मासा होता है, ठीक है। तो अगर हमको ए और बी का गुणनफल पूछ रहा है, अर्थात पहली संख्या ए है और गुणनफल दूसरी संख्या बी है, तो ये हमारा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। और आपको मासा 5 दिखाई दे रहा था, आपके पास ये 5 है, लासा 200 है, तो 5 और 200 को गुणा कर लेते हैं। तो लासा अपने जहाँ 200 है तो यहाँ 200 लिख दिया, मासा है 5 गुणा कर दिया, 5 दूनिया 10 होता है, देखिए 2 जीरो ऐसे लगा देंगे और 5 दूनिया 10 हो जाता है। बस यही बातों को आपको समझना होता है कि हो क्या रहा है, मतलब चीज़ों को हैंडल कैसे किया जाएगा। ये गुणा जो है मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल बना सकते हैं आप अपने दिमाग से सोच करके। तो अभी यहाँ पे आसान हो चुका है और आप कह सकते हैं कि आपका जो विकल्प है वो बी वाला सही हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे इसमें 1000 लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं, इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं। तो हम 5वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं। 5वें प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इसमें 23/2 की घाते 3 गुणते 5 की घाते 2 हमको दिखाई दे रहा है और आपसे पूछ रहा है ये शांत है अशांत, इसका दशमलव प्रसार कैसा, शांत है अशांत है, या फिर वगैरह वगैरह जो भी वैरायटी ऑफ इसमें जो भी कहा गया है वो है। तो बच्चे देखो, अगर आपको नियम याद हो तो आप ये जानते हो कि 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में अगर कोई दिखाई देता है तो वो कैसा होता है, जिसका हर ऐसा होता है तो वो शांत होता है। यानी कि p/q के रूप में परिमेय संख्याएं होती हैं और q का मान अगर आपको इस रूप में दिखाई दे जाता है, यानी 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में दिखाई दे जाता है, तो आप कहते हैं कि वो जो है शांत दशमलव प्रसार है। और अगर हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, वहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास 2 की घाते 3 और 5 की घाते 2 है, अर्थात हमारे पास 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या की यहाँ पे आपूर्ति नहीं हो रही। भाई कुछ और मिल नहीं रहा है, हर में अंश में कुछ भी मिले उससे कोई मतलब होता ही नहीं है, हमें हर से मतलब होता है। अब हर से हमें यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से हम कह देंगे कि ये भैया शांत दशमलव प्रसार है। इस प्रश्न का उत्तर तो देखते ही बन जाता है, आंसर मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। अगला जो छठा प्रश्न है वो भी बस देखते ही उत्तर आपको मिल जाने वाला है। आइए देखते हैं। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि भैया इनमें से बता दो कोई कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। पहली बात तो मैं बता दूं कि भैया देखिए, ये जो अंडर रूट के अंदर दी गई हैं संख्याएं ये तो अपरिमेय हो गई हैं, बात खत्म। जो भी अंडर रूट के अंदर है और जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है वो अपरिमेय हो जाती है, वो तो परिमेय नहीं होंगी। यानी ये हमारे उत्तर तो हो ही नहीं सकते, और कुछ हो सकते हैं तो हों, पर उत्तर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब ये उत्तर नहीं है तो क्या इन दोनों में कौन चुनेंगे? तो यहाँ पे देख पाते हैं कि यहाँ पे एक डॉट 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 दिया गया है, यानी कि ये लगातार आता जा रहा है। और हम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमको कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि कौन सी संख्या कब आ रही है। जबकि सी वाले विकल्प में हम देखते हैं तो यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार है, यानी कुछ दूर जाने के बाद ठप हो गया, आगे जा भी नहीं रहा है, डॉट डॉट दिख भी नहीं रहा है, ना बार दिख रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सी वाला विकल्प है वो सही होगा, पहला वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी परिमेय संख्या है वो केवल सी वाली हो सकती है और कोई भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब आगे वाले 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 7वें प्रश्न में हम देखते हैं कि एक समीकरण दिया गया है, एक द्विघात समीकरण है। अब इसके मूल कैसे होंगे? परिमेय अपरिमेय, मतलब परिमेय बराबर परिमेय असमान काल्पनिक और अपरिमेय। अब इसके ऊपर मैं चाहूँ तो पूरा बता सकता हूँ कि आपका क्या होने वाला है चीज़ें, तो वो अगर ध्यान से सुनना चाहें तो आइए सुनते हैं। देखिए परिमेय अपरिमेय तो हमको ये समझ में आता है कि ये द्विघात पहले समीकरण है। द्विघात समीकरण है यानी ax² है प्लस bx है प्लस c बराबर 0 है। अगर इसके विपरीत कर d की बात कर लेते हैं तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये होता है। अब जब ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac, तो मैं आपको बता दूं कि ये
मिलता कहाँ से है, तो ये उठाया गया है सीधा चार के सूत्र से, जहाँ पे x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, यहाँ से उठाया गया अपॉन 2a, यहाँ से उठाया गया है। तो ये बी स्क्वायर -4ac जो यहाँ दिखाई दे रहा है वही इसका विविधकर है और वही निर्धारित करता है कि हमारे मूल क्या होंगे, कैसे उसकी प्रकृति होगी। तो आप जानते हैं कि अगर बी स्क्वायर -4ac यानी d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो जाए, ठीक है, बड़ी बात है कि पूर्ण वर्ग होना है, पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग का अर्थ है मतलब कि कोई संख्या 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है और 16 हो सकती है, यानी किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए, वही को पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो हमारे इसमें हल के जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, पहले तो परिमेय अंडर रूट परिमेय होते हैं, क्योंकि अंडर रूट होता नहीं है तो परिमेय हो जाते हैं, और असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं, वास्तविक छोड़ देते हैं उसको। और यही d की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो पर पूर्ण वर्ग ना हो करके कोई अन्य संख्या मिल जाए, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ऐसे में अंडर रूट हट नहीं पाता है और संख्या जो होती है अपरिमेय रह जाती है। अपरिमेय रहने की वजह से मतलब अपरिमेय ही रहती है, लेकिन यहाँ पे असमान तो हमेशा ही यहाँ पे रहेगी और वास्तविक भी रहेगी। ये बातें हो गई। अब एक d की वैल्यू और चलती है, d की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए, d की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गए तो ये पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग नहीं वाला कोई सिस्टम यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। और अब इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस स्थिति में होगा कि ये जो मूल हैं वो क्या होंगे, परिमेय होंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये समान होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं और एक लास्ट चीज़ बच जाती है कि d की वैल्यू मान लीजिए 0 से छोटी पड़ गई है, ऐसे में ये जो आपके मूल हैं वो काल्पनिक हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं मूल। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न पे आ जाते हैं, हमने बहुत ज़्यादा ही जानकारी आपको दे दी। समीकरण है 2x² + 5x + 4 = 0। अब इसके मूल किस प्रकार के होंगे ये हमको बताना है। पूरी थ्योरी आपको समझा दी है, कुछ भी और इसमें बताने योग्य ज़्यादा है नहीं, बस हमको ये प्रश्न लिखना है और देखना है कि क्या होगा इसका विविधीकरण। तो प्रश्न है कि 2x² + 5x + 4 = 0 हो गया है, ओके। और अब इसमें जो b² -4ac का मान है तो हम यहाँ पे d बराबर निकालना शुरू करते हैं। b² यानी कि 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर -4 और a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 5 × 5 = 25 हो गया, माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यानी कि हमको पीछे वाली गिनती का गुणा करने पर 32 मिलता है। 25 में से 32 घटा देंगे, हालांकि 25 में 32 घटेंगे नहीं, लेकिन 32 में 25 घटाएंगे, 12 में 5 ज्ञान 7 और 2 में से 2 गया खत्म, यानी कि 7 अकेले मिलेगा, वो भी माइनस में। अब d की वैल्यू जो हो रही है वो 7 मान लिया है माइनस में, यानी d की वैल्यू 0 से छोटी हो गई है। ऐसी स्थिति में इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो अगर हम यहाँ पे प्रश्नों के पास आएँ तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास मूल काल्पनिक होने वाला विकल्प जो है वो डी वाला है। चलिए ठीक है, इतना बातें समझ में आ गई। समझाने में काफ़ी समय ले रहे हैं और पूरी थ्योरी बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई तकलीफ़ कभी ना हो किसी भी समय। अब प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि चित्र में आपको ए बी बराबर, वो तो सारी वैल्यू आपको दी गई है पहले से ही, बस आप क्या मान ज्ञात करना है वो देख लेंगे। सी डी मान ज्ञात करना है, इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, बाकी सब हमको पता है। तो जो भी हमको चाहिए यहाँ पे देखिए समरूपता लगा सकते हैं, बहुत लंबी सी चर्चा चलती रहेगी, पर एक काम ये कराया जा सकता है जो इस प्रश्न को थोड़ा सा आसान कह सकता है कि उसमें होता है कि ए बी बटे बी डी, यानी कि ए बी बटे बी डी वो बराबर हो जाएगा ए सी बटे डी सी के।
ये AC हो गया, ये DC हो गया। चलिए ये तो इस बातों को समझ गए हैं, तो यहाँ पे भुजाओं के मान फटाफट से रख दीजिए। ये जो AB है उसकी जगह पे अपन रखेंगे क्या, अपन लिखेंगे कहाँ भैया, चलो यहीं पे लिख लेते हैं 3 रख दिया, इसके बटे 2 हो गया बराबर, इसका AC का मान 6 है और इसके बटे DC है, DC हमको पता नहीं है तो हमने रख दी है। अब यहाँ पे चाहे तो आप काट सकते हो, 3 दूनी है 6 से कट जाएगा, ठीक है। अब कट जाएगा तो काट ही देते हैं और तिरछा पहुँचा देते हैं। तिरछा क्या पहुँचा देते हैं, DC को उधर पहुँचा देते हैं, तो DC का नाम DC हो जाएगा और 2 दूनिया 4 हो जाएगा। तो DC की वैल्यू 4 मिल रही है और यहाँ पे B वाले विकल्प पे आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि हो सकता है इससे प्रश्न को समरूपता से हल किया जाए तो हो सकता है गलती से अगर कोई और उत्तर मिल जा रहा हो, लेकिन अभी तो हमको यही मिल रहा है, तो हम इसी बात से संतुष्ट हैं कि हमें ऑप्शन में जो कुछ चाहिए है वो दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमको प्रश्न में क्या दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तो वह त्रिभुज की प्रकृति क्या है। ध्यान से समझेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। बात ये कहना चाहते हैं कि एक कोण का अंतः समद्विभाजक, जैसे यहाँ पे एक कोण बना है, इसका अंतः समद्विभाजक सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और यही वाली, और यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है कि एक कोण। एक कोण का मतलब हो गया हर एक कोण, प्रत्येक कोण। तो अगर इस कोण की बात करें, इसका समद्विभाजक भी यहाँ पे समद्विभाजित करेगा और इसका समद्विभाजक भी यहाँ पे भी समद्विभाजित करेगा। ऐसा केवल समबाहु त्रिभुज कर पाता है, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे समद्विबाहु भी त्रिभुज कुछ हद तक काम ये करता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज केवल एक ही, जैसे मान लीजिए ऐसा त्रिभुज दिया गया है, ये वाली भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाला पूरा मैकेनिज्म केवल यहाँ पे काम करता है, शीर्ष कोण से ही सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब या फिर मध्य को विभाजित करता है या फिर मध्य विभाजित करने वाला लंब होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा।